हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश यादव और आज लेकर के आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारा काल। क्या है काल? अच्छा, ये काल क्या होता है ज़रा समझने की कोशिश करना। इसे बोलते हैं टेंस। काल को क्या बोलते हैं? टेंस। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि भाई ये काल है क्या? यही तो है। इसकी परिभाषा तो ये कहती है कि टेंस इज इंडिकेटेड द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो क्या दर्शाता है? वो किसी एक्शन या किसी की अवस्था के होने का समय को बताती है। समय को बताता है कौन? टेंस। टेंस समझने की कोशिश करो, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई एक्शन हो रही होगी, ठीक है, या फिर किसी की अवस्था बताई जा रही होगी। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होने की अवस्था। और जब बताई जा रही होगी, या तो एक काम हो रहा होगा, या तो एक्शन होगी, या फिर किसी की अवस्था बताई जा रही होगी। इन दोनों कामों के लिए कभी ना कभी इसके पीछे एक टाइम होगा, यानी इसके साथ जो चलने वाला एक समय जरूर होगा। जिस समय हम उस एक्शन को कर रहे होंगे या किसी की अवस्था के बारे में बता रहे होंगे, तो एक समय तो होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और इस समय के साथ जो भी बताया गया है, तो इस संयोग को ही हम क्या बोल देंगे? ता है, इस संयोग को हम क्या बोल देंगे? इस संयोग को ही हम टेंस कह देंगे। क्या कह देंगे? टेंस। टेंस का मतलब काल। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में ये बताऊं, हिंदी में इसे समझने की कोशिश करूं। टेंसेज हमें बताते हैं कि कोई काम यानी एक्शन किस समय हुआ और उसकी स्थिति क्या है, बस इतना है। यानी समझने की प्रयास करना। मैं बता रहा हूँ कि कोई काम है या कोई घटना है या किसी की अवस्था है, जिस समय घटित हो रही होगी, जिस समय के सापेक्ष घटित हो रही होगी, उसे ही हम क्या बोल देंगे? टेंस कह देंगे। ये समझ आया होगा, इतनी सी बात। अब मैं कहता हूँ कि ये टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। और हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, यानी चार चार हिस्से होते हैं। इस प्रकार मिला करके 12 प्रकार के टेंस नहीं होते, बल्कि 12 टोटल टेंसेज हमें पढ़ने हैं। जो एक के चार मिला करके तीन के कितने हो गए? 12। और पहले हम पढ़ेंगे इसमें पास्ट टेंस, ठीक है, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे। अर्थात इसका क्रम उल्टा हो गया। इसे हम पहले पढ़ लेंगे, इसे बाद में पढ़ लेंगे, इसे तीसरे का। लेकिन यहाँ तीन कैटेगरी बांटी है। पहला पास्ट है, दूसरा प्रेजेंट है, और तीसरा फ्यूचर है। अब पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो बीत गया है, जो पहले हो चुका है, उसे हम बीता हुआ समय कहते हैं। उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान, सॉरी, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का मतलब जिस समय में कोई घटना बीते हुए समय में होती है या किसी की स्थिति बताई जाती है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है। यानी बीते समय में घटित होने वाली घटनाएं सब कौन से समय में हुआ है? बीते हुए समय, यानी भूतकाल में हुई हैं। और इसके चार पार्ट होते हैं। पहला हमने पढ़ा है, इंडेफिनिट होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान का समय। वर्तमान का मतलब जो फिलहाल का समय है, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस समय तुम कुछ भी कर रहे हो, उसी वो समय क्या कहलाता है? वर्तमान कहलाता है। ठीक है। जो हाल फिलहाल की बातों के बारे में बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसके भी चार पार्ट होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, और एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और ठीक वैसे ही तीसरा है फ्यूचर, यानी इसे बोलते हैं आने वाला समय। क्या बोलते हैं इसे? आने वाला समय। अब ये आने वाले समय का मतलब है जो आने वाला समय है, उसमें जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, उसे हम क्या बोल देंगे? फ्यूचर टेंस बोल देंगे। इसके भी चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और तीनों को मिला करके कितने बनेंगे? 12। और जो हमें पढ़ने हैं एक एक करके, हम एक एक करके आज पूरी डिटेल में इसे समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा टेंस है वो पहला प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का पहला पार्ट पढ़ेंगे हम। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है दोस्त? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि
कि वाक्यों के अंत में ये रटी रटाई परिभाषा है, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं या नहीं आते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आते हैं भैया जी। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बात क्या है कि इस प्रेजेंट टेंस में देखने को क्या मिलता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में खास करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम्हारी आदतन कार्यों को बताया जाता है। आदतन कार्य का मतलब जो कार्य तुम्हारी आदत में हो गया है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ये तुम्हारी आदत है, रोज की दैनिक की आदत है जो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं मंदिर जाता हूँ, ये भी एक आदत है भैया तुम्हारी, कि कोई ना कोई एक दिन निर्धारित होगा, वो तुम्हारी उस दिन आदत हुई है हम मंदिर जाएंगे, ठीक है। एक या फिर हम बोल सकते हैं कि सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, हमेशा के लिए सत्य रहने वाले, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भी कौन से टेंस में यूज होगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। या फिर कोई फैक्ट होते हैं जिसे तथ्य बोलते हैं, तब भी ये कौन से टेंस में यूज होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखना तुम्हारी आदत, दैनिक दिनचर्या की जो भी घटनाएं हैं और सार्वभौमिक सत्य हैं या फिर कोई फैक्ट है या फिर कोई कहावत है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं, याद रखना। इसको बनाने के रूल क्या है, अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो समझ लेना, ठीक है। चलो इधर आते हैं, थोड़ा सा हम इस स्टेट पर आते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। वो तो है, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं इसकी पहचान बता चुका हूँ और पहचान वहीं से पढ़नी है, पिछली स्लाइड से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है मैंने बता दिया, इसकी पहचान क्या होती है, पहला पॉइंट बता दिया कैसे पहचानते हैं। अगर अब देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करो कि कोई भी टेंस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए बेसिक जानकारियाँ होना ज़रूरी है। हर टेंस का जब भी बात करोगे किसी भी पार्ट का, तो उसमें देखने को मिलेगा, पहला ए नंबर जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एफर्मेटिव। क्या मिलता है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का क्या मतलब क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं तुमको, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब नहीं तो इसमें कोई प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, ना ही ये नेगेटिव होंगे, ये एफर्मेशन होंगे, स्वीकारे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, वह घर जाता है, तो इसमें समझने की कोशिश करो कि इसमें ना तो तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क है और ना ही इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है। इसमें सीधे सीधे स्वीकार किया जाएगा कि वह घर जाता है, तो आप स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ जाता होगा, जाता हुआ, ठीक है। तो सकारात्मक का मतलब जो पॉजिटिव है, नहीं तो इसमें नेगेटिव वर्ड होता है, ना कोई क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। इसीलिए इसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं उसे एफर्मेशन या बोल सकते हैं उसे। और टेंस क्या होता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, इसको बनाना होता है, ये अगर एफर्मेटिव बनाएंगे तो इसके लिए एक फार्मूला फॉलो करना, और ये फार्मूला हर जगह लागू होगा। चलो मैं लिखता हूँ। अगर सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। फिर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर बाकी शब्द लिख देना। बाकी शब्द का मतलब एक्सेप्ट्रा, एक्सेप्ट्रा मतलब जो बाकी चीज़ें बचते हैं इसके अलावा, उसे लिख देना। अच्छा, समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट तुम्हारी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। सब्जेक्ट कौन हो, या तो नाउन हो गया, फिर प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन के वचन होते हैं, यस या नो, तो बिल्कुल होते हैं। अगर हम कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी, केवल ये होगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, याद रखो, ठीक है। ये पहला रूल है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कहाँ लगेगी, ये लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, ये तो पता होगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और प्लूरल क्या होता है। अच्छा, सिंगुलर होता है जहाँ संख्या एक होती है किसी चीज़ की, प्लूरल वहाँ होता है जहाँ एक से ज़्यादा होती है कोई संख्या, से प्लूरल बोलते हैं। एक से ज़्यादा को मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ये सब किस में आते हैं,
प्लूरल में आते हैं। याद रखना, प्रेजेंट में जहाँ भी तुम यूज करोगे एक प्रोनाउन होता है आई, हमेशा के लिए प्रेजेंट में प्लूरल होगा। ठीक है, हमेशा के लिए ये प्रेजेंट में प्लूरल यूज किया जाता है, याद रखना। इसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल। अब इसे बना दो, इस सेंटेंस को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये तो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सब पॉइंट बताएं, ये तुम्हारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अवश्य नोट करना और समझने की कोशिश करना। इसी आधार पर इसे बनाना है आपको। बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है कुछ भी। ठीक है, तो ये ही है, वह है, कौन जाता है, वह, ये सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, लेकिन करता देखना है एक वचन है बहुवचन। तो वह, ही सी इट, ये सब एक वचन में आते हैं। हिमानी का मतलब वह, वो एक वचन में ही आता है वह। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। और जब किसी वाक्य के अंत में ओ आता है तो वहाँ ई एस जुड़ते हैं। तो गोज टू होम, हाउस, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया क्या, बन गया तुम्हारा एक सेंटेंस एफर्मेटिव एग्जाम्पल के साथ। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल यहीं ले लूँ तो आप समझने की कोशिश करूँ इसका ही, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो क्या इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो सबसे पहले आई को लिख देना। अब मैंने बताया आई प्रेजेंट में, जहाँ कोई सा प्रेजेंट का कोई सा पार्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हर जगह आई प्लूरल यूज होगा। और प्लूरल यूज होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच। अब ऑब्जेक्ट किसे, तुम्हें, तुम्हें के लिए यहाँ जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, यू होता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस दूसरा। तो समझ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा कौन सा टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस प्रकार के हमने बनाने सीखे हैं, और उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाला अगला, अगला पढ़ेंगे इसका, अगला कौन सा होगा, दूसरा बी पार्ट, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बताओ। इनमें देखने को मिलता है नहीं शब्द होगा, या फिर कभी नहीं शब्द लिखा हुआ मिलेगा इनके बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा, बे अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने। अगर इसको तुम्हें बनाना है तो वही रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखना इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला हर जगह बताऊंगा मैं और एक हर जगह लागू होगा। सबसे पहले तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखना है डू या डज, फिर लिखना है नोट, ठीक है, या फिर पूरे की जगह कहीं कभी नहीं के लिए नेवर यूज होगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी शब्द, ये देखना है। अब इसको हम बंद करेंगे बॉक्स में, और तो देखना होगा, वाह क्या बना है कमाल का। ठीक है, इतना समझ लो, मैंने बना दिया है। अब इसको बनाना है इस फॉर्मूले के आधार पर ही, बना दो। कैसे बनाओगे, कोई भी बना सकते हैं। चलिए इसे बना करके देख लें। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, बे, तो बे की क्या आती है, दे, यानी दे तो बहुत सारे होते हैं, बे, बे का मतलब बहुत सारे हैं, तभी तो उन्हें बे बोल रहे हो, एक से ज़्यादा होते हैं। अब मैंने कहा है
कि अब यहाँ पर थोड़ी देर समझना, डू और डज कहाँ लगाओगे। डू लगाओगे बहुवचन के साथ। बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ। और डज कहाँ लगेगा बेटा, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ आया? उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, थोड़ी देर समझ लो कि इसका एक थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये दे हो गया। दे के बाद हमें लगाना है डू या डज। अगर ये बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू। फिर नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, डू नॉट। क्या नहीं किया, पूरा करना की क्या है, कंप्लीट, इसकी फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं किया, अपना काम। दे और दे के साथ अपना अपने की जो फॉर्म आती है वो आती है दियर। आती है दियर, THEIR। क्या नहीं किया, अपना काम, दियर वर्क। याद रखना, ये अपना अपने की है, अपना या अपनी या अपने। ये किसके साथ, जब दे होता है तब का पजेसिव केस है ये। पजेसिव केस का मतलब हक को बताने वाला, तो उसके साथ दियर आता है। याद रखना, ये मैं पॉइंट अलग से बता रहा हूँ। समझ आया कि मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर डू नॉट लगाया कर्ता के अनुसार, फिर कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या अपना कार्य। अपना कार्य का मतलब किसका, विंड का। वे के साथ अपना अपने की आती है दियर, और वर्क का मतलब वर्क। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा, थोड़ी देर समझना। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ये है, वो फर्स्ट था, समझ आ गया होगा उम्मीद है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे राधा खाना कभी नहीं खाती है। इसे कौन बनाएगा। अगर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो राधा कभी नहीं के लिए, याद रखना, कभी नहीं के लिए एक शब्द यूज करना है तुम्हें, नेवर। क्या यूज करना है, नेवर। ये कभी नहीं के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो फिर नेवर। और नेवर के साथ हमेशा के लिए अगर करता है एक वचन है तो वो की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगेगी। तो खाना की क्या होती है, ईट। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, ईट्स। क्या खाती है, खाना, द फूड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे यस क्यों लग रही है। अब इसीलिए लग रही है कि नेवर जो है ना, वो एक एसेटिव की होती है कंडीशन, उसको फॉलो करता है। अगर करता एक वचन है तो नेवर के साथ क्या होगा, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ओ और ई एस लगेगी। और अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी केवल। समझ आ रहा है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस। थोड़ा ढंग से लिख दूँ, ये खिचड़ी बन जा रही है। रुको, ऐसे समझो कि अगर मेरे दोस्त, कि अगर नेवर आता है तो नेवर के साथ अगर कर्ता क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा लाल, वो लगेगा एस या एस। अगर कर्ता प्लूरल है तो मेरे दोस्त उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये दो पॉइंट याद रखना, कब, जब नेवर यूज किया जाता है। और मैंने वही बताया है कि राधा तो सिंगुलर थी, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आई है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो समझने की कोशिश करो कि क्या बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ।
नंबर 3 एक एग्जाम्पल और लिख दो। मैं लिख ही देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, सोहन गाना नहीं गाता है। अब इसको बनाओ। इसको बनाओगे तो कैसे बनाओ, जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा, सोहन सब्जेक्ट लगा दिया, एक वचन है तो मैंने क्या लगाऊंगा, डज, और नहीं के लिए नॉट लगाऊंगा। कभी नहीं के लिए नेवर यूज होता है। अब क्या गाता, गाना की क्या होती है, सिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आ गई, फिर क्या गाता है बताओ, गाना, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। क्या इस तरीके से ही बना, बिल्कुल बना है। देख लो, ऊपर फॉर्मूले के सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, डू या डज में से कोई एक आ गया कर्ता के अनुसार, फिर नोट लगा दी हमने, लगा दी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, बाकी अन्य शब्द है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। समझे नहीं समझे? उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ जाएं हम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला। अगला आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है तीसरा, क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इनके लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये दो प्रकार के होते हैं लाल। पहला होता है, जरा समझो, क्या से शुरू, क्या से शुरू। अच्छा, क्या से शुरू, जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इसे बनाएंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला तो समझना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला कौन सा है, पता है वो फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है लाल, ये फॉर्मूला है, पता है, सबसे पहले अगर क्या मिलता है तो सबसे पहले लिखना है डू या डच, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो आता है डच, कर्ता बहुवचन है तो आता है डू। अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है डू कहाँ यूज होता है और डच कहाँ यूज होता है। डच एक वचन कर्ता के साथ, डू बहुवचन कर्ता के साथ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, जो मेन सब्जेक्ट है उसे लाना है। फिर लाना है तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है तुम्हें ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी शब्द etc। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अगर ये नहीं लगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लो इसका। ऊपर बनाया है, अब कर्ता देखो कौन है, तुम है, तो तुम हमेशा के लिए बहुवचन में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, डू, फिर सब्जेक्ट लाऊंगा यू, फिर क्या लाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना की क्या होती है, रीड, क्या, किताब, द बुक, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क, अन्य शब्द नहीं है तो। क्या ये चीज़ समझ आई? उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरा टाइप जो होता है इसी का, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। अच्छा, ये कैसे होते हैं, तो इन्हें भी तो समझ लो। और प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से बताओ, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि, और भी है, लेकिन फिलहाल मोटे मोटे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये सब दिए गए होते हैं, और इनको करने के लिए सोचो समझो। अब बताते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम क्या
करते हो। तो इसे बनाना है दोस्त। इसको बनाने के लिए क्या करोगे? इसके लिए एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला वो होगा, समझो, इस फार्मूले के नीचे लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला हमारा बहुत शानदार है। ये फार्मूला क्या है कि सबसे पहले तुम्हें वो WH वर्ड की अंग्रेजी लगानी है। जो WH वर्ड है ना, उसकी अंग्रेजी लगानी है। फिर लिखना है डू या डज, डू या डज। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट को उठाना है, वो लिख देना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर ETC का मतलब अन्य शब्द लिखाना है। ये फार्मूला तुम्हें नोट करना है और समझना है, ठीक है? इसके बिना बाकी चीज़ें अधूरी हैं। अधूरी क्यों है? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा और इसको बनाना तुम्हारा दायित्व है, तो बना दो। तो सबसे पहले वो WH वर्ड क्या है और क्या की अंग्रेजी याद रखो, वाट होती है। क्यों की अंग्रेजी भाई होती है। कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है। कब की अंग्रेजी वैन होती है। कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, ठीक है? और ये तो सब पता ही होगा। और क्या के लिए क्या लगा देंगे, वाट। फिर कर्ता के अनुसार डू या डज। अगर कर्ता एक वचन है तो डज लगा दूँ, बहुवचन है तो डू लगा दूँ। ये तो पहले बता चुका हूँ। तो कर्ता तुम है तो तुम के लिए बहुवचन है तो डू। फिर कर्ता लेके आओ, तुम की जगह क्या, यू। फिर सब्जेक्ट आ गया ये। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, व्हाट डू यू डू। करना की डू ही आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये भी आएगा, ठीक है? अब समझ लो, एक एग्जाम्पल और मैं अगर दे दूँ यहाँ पर दे दूँ, यहाँ समझो। जैसे वह कहाँ रहता है। अब भाई इसको समझाओ मुझे, इसे कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पकड़ना है, ये है। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या आएगी, वेयर। फिर देखो डू या डज आना है, तो कर्ता के अनुसार वह एक वचन ही होता है, तो क्या आ जाएगी, डज। फिर सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए आ जाता है ही। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची है तो लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये सवाल या सेंटेंस बन गया है। तो क्या ये समझ आया इंटेरोगेटिव? ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव और सीख लेते हैं। अब इसका एक वर्जन है, नेगेटिव मिल जाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मिल जाए, यानी इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, और वो सेंटेंस तो होगा ही। तो क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। अंतर इतना है कि जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट बनाते समय जब बनाओगे के बाद नो या नॉट या नेवर शब्द लगा देने। शब्द लगाते हैं। शेष रूल इंटेरोगेटिव जैसे ही होते, इंटेरोगेटिव जैसे ही रहते हैं। समझे? अब एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा, क्या वह क्या वह क्या वह घर जाता है। अब इसको समझो, ठीक? कैसे बनाओगे इसे, इसको बनाओ। इसको कैसे बनाओगे, इसको, सॉरी गलत हो गया है। क्या वह घर नहीं जाता है सिर्फ। तो शुरू में क्या है, तो पहले लिखते हैं डू या डच, कर्ता को देख करके। करता है तुम्हारा एक वचन, तो क्या आ जाएगा, डच। डच। फिर सब्जेक्ट लेके आते हैं ही। और नहीं आता है ना, तो कर्ता के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नहीं के लिए नॉट ले आओ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आओ, गो टू होम। बस बन गया।
बस कुछ नहीं है, जैसे हमने इंटरोगेटिव पढ़ा था, अगर नेगेटिव आता है तो तुरंत कर्ता के बाद, यानी कर्ता के बाद मेन सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड आते हैं, और कुछ नहीं, बाकी रूल सब पहले जैसे ही हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिख दिया सुमन शोर क्यों नहीं करती है। अब इसको बनाना है, सबसे पहले क्यों, इसकी अंग्रेजी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई, फिर एक वचन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टच, फिर सुमन, फिर नहीं के लिए क्या लेके आएंगे, कर्ता के तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शोर करना की क्या है, मेकिंग, सॉरी मेक ए नॉइस, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेक क्रिएट करना होता है कि शोर को एक माहौल बनाना होता है, इसीलिए उसके लिए मेक लगाते हैं। फिर क्या, शोर करना की, मेक ए नॉइस, ठीक है। अब ये हो गया एक प्रकार से तुम्हारा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे आगे हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। ओके।